नमस्कार श्रोताओं। दोस्तों, अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप जिंदगी में तरक्की करेंगे, क्योंकि आप खुश होंगे और आप पूरी स्फूर्ति के साथ काम करेंगे। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो जरा सोचिए, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हो सकता है दोस्तों आपकी वजह से किसी और को भी परेशानी झेलनी पड़ जाए। इसीलिए हम हर रोज की तरह आपको नए नए विषयों पर जानकारी देते हैं। तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है लेप्टोस्पायरोसिस। क्या है ये प्रॉब्लम, क्यों होती है ये प्रॉब्लम और इससे कैसे बचा जाए, इन्हीं सब सवालों के आज हम जवाब जानेंगे डॉक्टर इंद्रपाल से। वेलकम टू अवर शो सर। यस, वेलकम सर। तो डॉक्टर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि लेप्टोस्पायरोसिस है क्या, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी, आज टॉपिक डिस्कस करेंगे लेप्टोस्पायरोसिस का। जैसे कि मैडम ने पूछा कि लेप्टोस्पायरोसिस है क्या। ये एक ऐसी इन्फेक्शन है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है लेप्टोस्पायरो इंटेरोगेंस, इसके द्वारा ये फैलती है और ह्यूमन बींग्स इसकी चपेट में आ जाते हैं। पर मूल्यतः ये बीमारी रैट्स और कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, इनमें ही ये ग्रस्त होते हैं, ये लोग ही ग्रस्त होते हैं। बट ह्यूमन बींग्स जो है इसका एक्सीडेंटल होस्ट है। तो डॉक्टर, जैसे आपने बताया डोमेस्टिक से भी हो सकता है और जो बाहर के जो जानवर वगैरह होते हैं उनसे भी हो सकता है। तो आप हमें विस्तार से बताएं ये प्रॉब्लम होती कैसे है। जैसे कि मैंने कहा, ये जो ह्यूमन बींग्स जो इफेक्ट होते हैं वो डायरेक्टली भी हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं जी। इसका जो माध्यम है वो पानी ही है। तो आप सोच रहे होगे कि पानी कैसे बन गया, मैंने रैट्स का नाम लिया, डोमेस्टिक एनिमल्स का लिया। जी। इसमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो इन्फेक्टेड रैट्स होंगे या जो दूसरे डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, इनका यूरिन, अगर यूरिन जो है पानी को कंटेमिनेट करता है या सॉइल को कंटेमिनेट करता है और उस कंटेमिनेटेड वाटर से, ये जो कंटेमिनेटेड वाटर होगा जिसमें कोई बरसातों के बाद आमतौर आपने बच्चों को देखा होगा पानी में फिरते हुए या कोई पानी में डुबकी लगाते हुए, अगर इन जानवरों के यूरिन से कंटेमिनेट होगा जो कि इन्फेक्टेड है तो वो उनमें जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि ये कैसे डायरेक्ट कैसे जा सकता है। हाँ जी। तो इसके लिए लाजमी है कि उनके जो कांटेक्ट का एरिया है, जैसे कि हाथ है, पैर है, जो स्किन है, उसमें कुछ अब्रेशन या कट, उसमें कोई कट ऐसा होगा जिससे वो एंट्री ह्यूमन बींग्स में गेन कर लेता है। इसके अलावा ये इंटैक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो कि माउथ, आइज़, नोज़, इनके थ्रू भी जा सकता है। हमें ध्यान रखना है कि हम बरसात के मौसम में जहाँ डोमेस्टिक एनिमल्स काफ़ी पानी में फिर रहे हैं या फिर कुछ बच्चे देखते हैं डॉग्स वगैरह कोई ऐसे गांव में या शहरों में भी उनसे खेल रहे हैं पानी में, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनमें से कोई भी इस ऑर्गेनिज्म से, लेप्टोस्पायरोसिस इंटेरोगेंस से इन्फेक्टेड हो सकता है, जो हमें ह्यूमन बींग्स में ये फैला सकता है। जी डॉक्टर। तो डॉक्टर, जैसे आपने बात किया डोमेस्टिक जो हमारे जानवर हैं उनसे ही हो सकता है और आपने बारिश के बाद का भी जिक्र किया कि उस वक्त भी ज़्यादा हो सकता है। तो डॉक्टर, क्या ये सिर्फ पशुओं से ही हो सकता है या तो मान लीजिए अगर किसी मनुष्य की ये प्रॉब्लम हो गई है तो क्या उससे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, एक ह्यूमन बींग से दूसरे ह्यूमन बींग में ये नहीं होगा। ये जो इन्फेक्टेड यूरिन है जो वाटर के कंटेमिनेशन कर रहा है उससे होगा, या एक और स्रोत हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड पानी किसी ने पी लिया जो भी कंटेमिनेटेड विद लेप्टोस्पायरोसिस जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके थ्रू। ओके। तो डॉक्टर, कोई स्पेसिफिक कोई स्पीशीज होती है या किसी भी मतलब जितने भी जानवर हैं उन सभी से ये प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं, कॉमनली ये इसके जो कैरियर है ये डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स दोनों पाए गए हैं और जो रोडेंट्स यानी कि रैट्स जो है इसका रिजर्वायर है। ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स टेम्परेरी कैरियर है, रोडेंट्स जो इनके मेन रिजर्वायर है, एंड ह्यूमन बींग्स आर एक्सीडेंटल होस्ट। ओके। तो डॉक्टर, आपने बताया इसकी डेफिनेशन क्या है, ये प्रॉब्लम कैसे होती है। अब हम ये जानना चाहेंगे और हमारे लिसनर्स भी आई एम श्योर कि जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। जी ज़रूर, इसके सिम्टम्स जो है वो हमारे से डायरेक्ट ताल्लुकात रखते हैं। पहले तो ये बता दें कि इसकी दो टाइप्स होती हैं, एनिक्ट्रिक और इक्ट्रिक। ओके। इसमें हम कुछ खास विशेष सिम्टम्स हैं दोनों में, वो डिस्कस करेंगे। मुख्यतः हेडेक वगैरह, फीवर, टेम्परेचर और कंजक्टिवा में कुछ चेंजेस या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ चेंज, ये दोनों में ही पाए जाते हैं जी। और दोनों में ही ये फेज़ कॉमन है जो सेप्टिसीमिक फेज़ है, जिसमें ये सारे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद एक फेज़ आता है जिसको हम कहते हैं कि इम्यून फेज़। उसके बाद ये रिजॉल्व हो जाता है जो एनिक्ट्रिक फॉर्म में, और 80% एनिक्ट्रिक केसेस ही होते हैं। जो इक्ट्रिक टाइप है इसकी, उसमें क्या होता है कि जो सेप्टिसीमिक फॉर्म के बाद एक दूसरा फेज़ आ जाता है जो काफ़ी नुकसानदायक होता है,
जिसे उसको कहते हैं हम इक्ट्रिक फेस। जी। सो उन इक्ट्रिक फेस का क्या है कि उसमें हेपेटोसेलुलर डैमेज हो जाता है, जी। लीवर का फेलियर हो जाता है, किडनी अफेक्ट हो जाती है और नर्वस सिस्टम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कन्फ्यूजन आ जाता है और जी। कुछ मेनिंजियल साइंस आ जाते हैं। सो उसमें ये काफ़ी खतरनाक है, उसमें लीवर के रिलेटेड ज़्यादा साइन सिम्टम्स आते हैं और वो घातक भी सिद्ध होता है, पर ये सिर्फ 10% पीपल में होता है। ओके। बट इसी तरह ये डॉक्टर्स के लिए या जो क्लिनिशियन है उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है जिसे फेनिस क्राइटेरिया कहते हैं। ओके। सो वो उसके मुताबिक डायग्नोस करते हैं। कुछ एक चिन्ह नहीं होता, एक कम्प्लेक्स होता है, पूरे चिन्ह पूरे फीचर्स देखते हैं। इसके अलावा वो एपिडेमोलॉजिकल डाटा देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट विद कंटेमिनेटेड एनिमल्स है या फिर जिन उनके यूरिन के साथ कंटेमिनेशन हुई है, या फिर उनका देखते हैं कि इसका सीजन को किस सीजन में इफेक्ट हो। ये सारा कंबाइन करके और क्लिनिकल फीचर को जोड़ के प्लस लैब डायग्नोसिस को जोड़ के एक फाइनल डायग्नोसिस बनाते हैं। जी। तो दोस्तों, जैसा अभी डॉक्टर इंद्रपाल ने बताया इसके सिम्टम्स के बारे में कि आपको जैसे फीवर हो सकता है और आपके पूरी बॉडी में भी शायद पेन होगा इससे, तो अगर आपको ऐसी कोई भी सिम्टम नज़र आते हैं तो आप बिना हिचकिचाए आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, क्योंकि आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे अगर आप डॉक्टर की सलाह नहीं लेंगे तो डॉक्टर, एक और हम जानना चाहूँगी कि क्या कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, कि या फिर जैसे जहाँ पे सिर्फ हम पशुओं का आना जाना या जहाँ पे पशु ज़्यादा होते हैं वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है? जी जरूर इसके बारे में आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि पहले तो एक एरिया से पहले ये मैं बता दूं, ये मॉनसून सीजन है जैसे जिसमें रेंज वगैरह ज़्यादा आती है। ओके। उस टाइम पे इसके केसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी। और इंडिया में केरला, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और बिहार, इनमें काफ़ी केसेस इन स्टेट्स में पाए जाते हैं। Okay. और अभी इसकी ऐसा है कि डायग्नोसिस की क्योंकि टेक्निक्स इम्प्रूव हो गई है तो काफ़ी केसेस रिपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। Okay. अर्लियर दैट वाज नॉट द केस, ये अंडर रिपोर्टेड था। सो एरियाज़ की बात भी की हमने, और उसके अलावा कि कुछ क्लास ऑफ वर्कर्स या कुछ कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं जो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये कैसे होता है इसका लाइफ साइकिल, उसके ही रिलेटेड ये चीज़ें हैं। जैसे अर्बन एरियाज़ में, जैसे किसी डेवलपिंग कंट्री का कोई अर्बन एरिया है, इसमें अगर ओवर क्राउडिंग होगी, इनएडिक्वेट ड्रेनेज होगा, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स होंगी और स्ट्रे एनिमल्स भी साथ में होंगे, तो जाहिर है कि वो जो कुछ कंटेमिनेटेड वाटर है वो रुका रहेगा और एनिमल्स वगैरह इसमें यूरिनेट करते रहेंगे। सो ये एक फोकस बन जाएगा, फोकस ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगा। जी। इसी तरह रूरल एरियाज़ में जो वर्कर्स राइस फील्ड्स में काम करते हैं, केन फील्ड्स में काम करते हैं, या फिर एग्रीकल्चर क्रॉप्स की देखरेख करते हैं, या एनिमल हस्बेंड्री का जो स्टाफ है वो काफ़ी कंटेक्ट में आता है। इन्फेक्टेड रैट से भी कंटेक्ट में आ सकता है, या डोमेस्टिकेटेड एंड अदर वाइल्ड एनिमल्स के भी कंटेक्ट में आ सकता है जो इस लेप्टोस्पायरोसिस से ग्रस्त है। सो और इसके अलावा जो वर्कर्स सीवर माइंस होती हैं या कुछ मिलिट्री के पर्सनल जो जंगलों में, ऐसे घने जंगलों में देश के लिए कहीं जाना पड़े और पानी में उनके संपर्क आता है कंटेमिनेटेड वाटर में, तो ये भी अफेक्ट हो सकते हैं। सो इसमें इन लोगों को खास ध्यान रखा जाता है कि इसके बारे में उनको बचाव का भी पता हो, और या फिर उनकी क्या ट्रीटमेंट है और कैसे डायग्नोस करना है वो ज़रूरी है। जी डॉक्टर, तो डॉक्टर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ज़्यादातर हमारे जो किसान भाई हैं उनको ये प्रॉब्लम होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो मिट्टी में रहते हैं, पशुओं के साथ भी उनका ज़्यादा काम रहता है। तो जी, और इनके जो जैसे राइस फील्ड्स वगैरह है, दूसरे पैडी के फील्ड्स में आपने देखा होगा कि रैट्स एंड अदर एनिमल्स की तादाद जहाँ ज़्यादा ही होती है। जी। सो रैट्स इसका मेन रिजर्वायर है। ओके। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं कुछ प्रॉब्लम्स में, जैसे आपने फीवर का बताया, तो ऐसे सिम्टम्स किसी और प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। तो हमारी जो ये प्रॉब्लम है लेप्टोस्पायरोसिस, इसको हम डायग्नोस कैसे करें, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कोई डॉक्टर या कोई क्लिनिशियन जो डायग्नोस करता है उसके लिए एक गाइडलाइंस है जिसको हम फेनिस क्राइटेरिया कहते हैं। जी। तो उसमें क्लिनिकल सिम्टम्स तो है, ये पूरा कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स हैं जैसे मैंने पहले बताया। उसके अलावा उसको हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री ऑफ कंटैक्ट विद डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, या फिर कोई ऐसी जगह से वो पानी के साथ उसका कांटेक्ट था, ये सारा, और कुछ और केसेस के संपर्क में है जो इन्फेक्टेड एनिमल्स के हैं, पूरे को कंबाइन करके प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट लैब डायग्नोस को कंबाइन करके ही वो फाइनल डायग्नोस पे आता है। तो उसमें क्या है, लैब डायग्नोसिस में
एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस बीमारी का, जो हमारा 14 डेज तक जा सकता है जी 7 to 14 डेज तक। सो इसमें ऐसा है कि हमारी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है जी, हालांकि इसके कई प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट है, बट क्लिनिशियन के लिए वही डायग्नोस्टिक टेस्ट ज़्यादा बेहतर सिद्ध होता है जो अर्ली डिटेक्शन कर सके। ओके, अगर तुम लेट डिटेक्शन कर रहे हो, डिजीज़ अपना कोर्स काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। सो इसलिए वो किस टेस्ट को चुने, इस वक्त करंटली इलाइजा बेस्ड टेस्ट जो हैं वो जो जिसमें 4 to 5th डे डायग्नोसिस हो सकता है, जिसमें IgM एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो ये तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो नॉर्मली आज के क्लिनिशियंस यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ कल्चर करते हैं ब्लड की, यूरिन की, बट वो अर्ली फेज में काम नहीं आएंगे। इसी तरह कुछ और भी जैसे कि ये कम्प्लेक्स बीमारी है, इसमें काफ़ी सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो एडिशनल जो टेस्ट हैं वो किडनी के लिए, लीवर के लिए वो भी कराए जा सकते हैं, और वो सभी क्लिनिशियन करवाते हैं, पर बेसिक टेस्ट तो तुम्हारा इलाइजा बेस्ड टेस्ट है। ओके डॉक्टर, तो डॉक्टर अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, आप इसका इलाज कैसे किया जाता है और कितना दिन लग जाता है इसका इलाज होने में, उस बारे में आप हमें बताएं, ताकि हमारे लिसनर्स इस प्रॉब्लम के बारे में अपने जितने भी लोग हैं उनके साथ और भी शेयर कर सके, जो लोग ये प्रोग्राम नहीं सुन पा रहे हैं। जी जरूर। इसमें जैसे कि मैंने पहले आपको 2 फेज बताए थे, 2 टाइप्स बताई थी, एनेक्ट्रिक लेप्टोस्पायरोसिस और इक्ट्रिक स्पायरोसिस। सो जो इक्ट्रिक स्पायरोसिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, वो उसमें 10% ऑफ केसेस आर लाइक दैट टाइप। सो इसमें हमें क्या करना है कि क्लिनिशियन देखता है कि हाँ भी इसकी कुछ जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कितनी स्टेज तक है। सो रिगार्डिंग कॉम्प्लिकेशंस उसका एक अलग मैनेजमेंट है, प्लस जो बेसिक मैनेजमेंट है, अगर जब डायग्नोस हो जाती है कि ये लेप्टोस्पायरोसिस है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाती हैं। सो पेनिसिलिन वगैरह दी जा सकती है अर्ली फेज में। इसी तरह एम्पिसिलिन ड्रग्स हैं, जो कुछ क्विनिलोन्स हैं ड्रग्स, तो ये सभी यूज़ की जाती हैं। सो पर इसमें एक चीज़ है कि जैसे इसमें हाइपोवोलीमिया मतलब एंड हाइपोटेंशन, सो ये शॉक में भी पेशेंट जा सकता है। तो इनका ट्रीटमेंट करने के लिए जो उसका रेगुलर मैनेजमेंट है, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है, IV फ्लूइड्स वगैरह, वो सारे डॉक्टर्स करते हैं। इसके अलावा अगर रीनल फेलियर की तरफ पेशेंट जाता है तो उसकी पेरिटोनियल डायलिसिस होती है। सो ऐसा है कि जो इस बीमारी से प्रीवियसली मोर्टेलिटी 15 to 40% थी, बट विद बेटर मैनेजमेंट ये 5% तक रह गई है। और इसमें ज़्यादातर ये जो क्राइटेरिया है डायग्नोसिस का, फेनेस क्राइटेरिया, मॉडिफाइड फेनेस क्राइटेरिया, उसको अप्लाई करने से डॉक्टर्स ने काफ़ी हद तक इसके ऊपर काबू पा लिया। जी, तो डॉक्टर लेकिन अगर हम चाहें कि ये प्रॉब्लम हो ना, हमारे जितने भी लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं या हमारे और भी जितने जो लोग हैं जो इस प्रॉब्लम के बारे में नहीं जानते हैं, वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस प्रॉब्लम से? जी जरूर। इसमें कुछ बेसिक प्रिकॉशन रखने की बात है कि जो हमें प्रोटेक्टिव जो है क्लोथिंग या फिर गम बूट्स या ऐसी कुछ प्रोटेक्टिव शूज़ वगैरह जरूर वियर करने चाहिए मानसून के बाद, जब हम पानी में घूम रहे हों। खासतर उन जगहों पे, अर्बन एरियाज या रूरल एरियाज में, जहाँ पे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स का तादाद ज़्यादा है, या फिर जो हमारे वर्कर्स हैं जो गाँव में भी है, अगर तुम राइस फील्ड्स में या फिर पैडी की फील्ड्स वगैरह, जो दूसरे तुम्हारा सीवर में वर्कर्स काम करते हैं, उनको अपने प्रॉपर ग्लव्स एंड जो गम बूट्स और इवन फेस मास्क, अगर वो सीवर में जो काम करते हैं, उनको यूज़ करने चाहिए। सो जिससे उनको एक बार एजुकेट करने की ज़रूरत है भी, इसका रूट ऑफ एंट्री जो है कंटेमिनेटेड यूरिन है, जो रैट्स का और जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स ने जो उस खड़े हुए पानी में, रुके हुए पानी में, और वो काफ़ी देर तक वहीं पे इन्फेक्शन रह सकती है। सो इस चीज़ को दूर करने के लिए ये इसका लाइफ साइकिल का समझना ज़रूरी है, ताकि वो प्रिकॉशंस ले सके। नहीं तो अदरवाइज ज़्यादातर लोग इसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है जब होएगा देखी जाएगी। इंडिया में ऐसा ही एटीट्यूड करते हैं लोग, प्रिवेंटिव मेडिसिन पे वो कम ध्यान देते हैं। हाँ जी जी, बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने कि जब उनको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है तब वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, और वो प्रॉब्लम फिर जब इतनी बढ़ जाती है उसको क्योर करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा भी डॉक्टर इंद्रपाल ने बताया, ये प्रॉब्लम ना हो इसके क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, जैसे आप बूट्स डाल सकते हैं, ग्लव्स डाल सकते हैं, इससे ये प्रॉब्लम कम होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि आप वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में, उस पानी में नहीं आते जिसमें कंटामिनेटेड जो पानी है वो आपसे थोड़ा सा दूर रहता है। तो इन्हीं सब बातों का आप ध्यान रखिएगा ताकि ये प्रॉब्लम आपको ना हो और आपके परिवार में किसी को ना हो, या आपके जानकार जो हैं उनमें से किसी को ना हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर, आज के शो पर विराम देने से पहले जितने भी हमारे लिसनर्स ये प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, इस बारे में आप हमें बताएं। जी, मेरा सिंपल सा मैसेज है कि आप प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और ख़ास तौर जैसे बच्चे हैं, जो बच्चे वगैरह पानी में खेलते हैं बरसात के बाद,
ठीक है पानी में खेलना भी जरूरी है, बट कुछ प्रिकॉशन रखिए। अगर आपको पता है कि पानी रुका हुआ है, सैनिटेशन खराब है, सीवरेज ब्लॉक्ड है, उस पानी में उनको रोक के जाने के लिए, क्योंकि ऐसे में वहाँ पे रैट्स की तादाद भी मिलेगी। तो ऐसे ही ब्लॉक्ड सीवरेजेस में या सैनिटेशन जहाँ पे खराब हो तो रैट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं, और खुदा ना खास्ता कुछ कंटेमिनेटेड कोई यूरिन वाला वहाँ पे पानी रुका हो तो बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। सो ये आपको खास ख्याल रखना है बच्चों का इस मामले में। जी, तो डॉक्टर आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स के साथ आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन साझा की। जो टॉपिक आपने आज हमारे लिसनर्स को बताया जो था लेप्टोस्पायरोसिस, हम आशा करते हैं कि हमारे सभी लिसनर्स इस पर गौर करेंगे और अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।